नमस्कार। वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, 2022 तक ही हर गरीब को पक्का मकान देने, डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैसों की कीमतें कम करने एवं विदेशों में जमा काला धन वापस लाने का वादा पूरा करने वाली मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए विष्णु के कथित अवतार के नेतृत्व में हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। दिन रात झूठ बोलने वाली सरकार का यह संकल्प क्या एक बार फिर जुमला ही साबित होगा या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे? किसी भी देश के विकसित राष्ट्र बनने के कुछ तय मानक हैं। मोदी सरकार की तानाशाही, उसकी कॉरपोरेट परस्त नीतियां और उसकी कार्यशैली को देखते हुए तो यही लग रहा है कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव है। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए आइए चलते हैं अनिल प्रकाश जी के पास। अनिल प्रकाश जेपी मूवमेंट के ऐसे सिपाही रहे हैं जिन्होंने बाद में गंगा मुक्ति आंदोलन, बोध गया आंदोलन समेत कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। वे वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और पर्यावरणविद हैं। आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं विकसित भारत के मोदी के संकल्प में कितना दम है। सबसे पहला सवाल कि मोदी सरकार ने आज़ादी के शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है, जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो अजीब लगता है। 23-24 साल बाद क्या होगा, इसके बारे में कोई सरकार जिसको सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है वो इतना बड़ा दावा करे, ये तो बड़ा अजीब लगता है। और 9 साल तो राज कर चुके हैं अभी, तो उसकी उपलब्धियों को देखना चाहिए। उसके आधार पर ही आप तय कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, नहीं होगा। और फिर ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें तो सरकार आएगी जाएगी, क्या पॉलिसी होगी कल को ये कैसे कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक किसी चीज़ के बारे में गांधी जी का एक वाक्य हमको याद आता है कि गांधी ने कहा था कि जब किसी चीज़ के बारे में तुमको निर्णय करना हो कि सही है गलत है, तो ये देखो कि सबसे कमज़ोर आदमी जो है उसके हित में है। तो आप कुछ भी आप तय करेंगे तो थोड़े मतलब कुछ प्रतिशत लोगों की अमीरी बढ़ जाए और खुशहाली बढ़ जाए, उससे तो कोई विकास मान लेना उचित नहीं होगा। क्योंकि गरीबी अमीरी की खाई अगर बढ़ती जाए, जो बढ़ती चली जा रही है, तो कैसे कह सकते हैं कि जब बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हों, भूखे सोने को मजबूर हों, सड़क किनारे सोने को मजबूर हों और मिनिमम हेल्थ सर्विसेज भी नहीं हैं उनके लिए। कहने के लिए योजनाएं बहुत हैं, लेकिन शिक्षा की सामान्य लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उल्टा ही होता जा रहा है कि पैसे वालों के लिए जो बहुत संस्थान जो थे बहुत सारे, तो ये कैसे मान लिया जाए कि विकास होता है, जबकि कर्जा 5 गुना बढ़ गया, विदेशी कर्जा इस
9 साल के अंदर और पहले की तुलना में। तो ये तो ऐसा गुब्बारा है, जरा सा वो फूट सकता है, कभी भी फूट सकता है, दिखाने से नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद करने वाली है सरकार। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को यानी गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है। यानी सरकार भी मानती है कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जिन्हें रोजगार से जोड़े बिना, नौकरियां दिए बिना क्या यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा? आपका क्या मानना है सर? एक तो ये कहना चाहते हैं कि जो 80 करोड़ की बात कही जा रही है उसमें भी बहुत सारा लीकेज है और मतलब सरकार खुद भी मान रही है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के भी को भी राशन मिल रहा है जो उसके लिए मतलब उनको ज़रूरत नहीं है। तो पहली तो बात ये है कि 80 करोड़ वाला जो और स्वाइप मशीन जो है उसको घर पे ले आते हैं, पैसा दे देते हैं, तो सारे लोग राशन नहीं लेते। और ये भी देखा गया है कि आपको 25-30 किलो अनाज अगर आपको लेना है तो उसमें से 5 किलो रख लेता है। इसलिए रख लेता है कि वो कहता है कि हमको ऊपर से नीचे तक देना पड़ता है, तो अभी कुछ होना चाहिए। तो ये लीकेज को बंद करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि जो गलत एंट्री हो गई है, दूसरी बात जो आप असल में जो सवाल है आपका वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर ये तो एक तरह से पोल खोल दे रहा है कि आप रियल जो काम है उससे भाग रहे हैं। मतलब रोजगार मिले लोगों को और पर्याप्त उसको मतलब सहूलियतें हों, तो इसके जगह पर आप इस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ियाँ बांटने की बात करते हैं, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ खुद वो ये कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम घट जाते हैं, जब घट गए हैं, इधर काफ़ी घट गए हैं। हमको याद आ रहा है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 120 एक समय आया था जो $120 हो गया था और 60 रुपये लीटर पेट्रोल उसको मिल रहा था। अभी 80 रुपये डॉलर, अभी कुछ दिन पहले हमको याद है जब मोदी की सरकार आई थी पहली बार चुन के, तो 30 के भी नीचे चला आया था, लेकिन अभी बढ़ के 180 के आसपास पहुंच गया है। फिर भी गैस और तेल पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है, मतलब लूट हो रही है ना। बीच में कंपनियां लूट रही हैं, सरकार भी लूट रही है। आखिर कुछ राज्यों में 500 रुपये में देने का कैसे तय कर लिया उन्होंने? जब उन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर, तो देश भर में क्यों नहीं दे रहे हैं आप? राजस्थान में राजस्थान नहीं, वहाँ अभी राजस्थान में घोषणा किया है। नहीं, उसके पहले वो एक और राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में और भी करेंगे वो, जहाँ जहाँ वायदा किया है, क्योंकि बहुत कड़ी टक्कर है इस बार। तो बुनियादी चीज़ है कि लोगों को आय की, आमदनी की असमानता घटे और नीतियाँ पूर्ण रोजगार वाली बने। भले ही कुछ लोगों का वेतन बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे लोगों का वेतन या मतलब जो काम भी कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, पेंशन खत्म है सिस्टम। तो ये क्या है? ये मतलब पूरा सिस्टम जो है खोखलापन का दर्शाता है कि आपके यहाँ सोशल सिक्योरिटी जो व्यवस्था जो बहुत दिन के संघर्षों के बाद मिला था वो आप खत्म कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को बहाल कर रहे हैं जो भविष्य की कोई से, यहाँ तक कि आर्मी में 4 साल के लिए आप बहाल कर रहे हैं और उसके बाद उसका क्या भविष्य होगा। टीचर्स को भी मतलब इस तरह से कर रहे हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि विकास की दिशा में सही कदम उठ रहा है?
तो यही है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दुनिया में 11 विकसित राष्ट्र हैं। नॉर्वे, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्वीडन, कनाडा आदि देश हैं। यदि इन देशों की शासन व्यवस्था को देखें, यहाँ की न्यायिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक संस्थानों को देखें, उससे तुलना करें, तो भारत उन सब देशों से बहुत पीछे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक को ही ले, दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी से यदि तुलना करें तो हम बहुत पीछे यानी कोसों दूर हैं उससे। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में क्या यह संकल्प सिर्फ जुमला साबित नहीं होगा? क्या लगता है सर आपको? अभी हमने एक प्रधानमंत्री जी का एक भाषण का वीडियो देखा, जो विदेश में उन्होंने कहा कि रोज एक भारत में IIM बन रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट, और रोज एक IIT खुल रहा है। और शिक्षा राज्य मंत्री ने जवाब दिया अभी जो आधिकारिक 5 साल से न कोई IIM खुला है न, तो अब क्या कहें। अब इस तरह से डपोरसंखी बात करने का जब भी मन करे तो कुछ कह दीजिए, और बचने के लिए कह दीजिए, जब फंसे न लगिए तो कह दीजिए कि जुमला था। तो अब क्या कहें, विदेश में भी जाके जुमला लोग छोड़ रहे हैं। तो ये बात सही है कि सभी जो मानदंड है अंतर्राष्ट्रीय, उन मानदंडों में हम पिछड़ रहे हैं, पॉवर्टी में भी पिछड़ रहे हैं, हेल्थ वाले इंडेक्स में भी हम पीछे हैं। तो इसको कहते हुए रहते हुए आप कैसे विकसित होने का दावा करते हैं? और विकास का क्या मतलब है? थोड़े से लोगों का विकास के टीले खड़े कर लें और नीचे बहुत गहरी खाई हो, तो ये तो विकास नहीं हो सकता है। कोई समाज टिक भी नहीं सकेगा। मतलब सोशल टेंशन बहुत बढ़ता है, उसकी वजह से वायलेंस बढ़ता है जब विषमता फैलती है। और इधर देखा गया है कि कुछ वर्षों में जब से ये कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ आई हैं, तो क्या हुआ, छोटे छोटे इंडस्ट्री वगैरह कमज़ोर हो गए, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं बंद हुए बहुत सारे। और काफ़ी कोशिश होती है कि किसी क्षेत्र पर भी कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाए। और मतलब तो इससे तो समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पॉलिसी गलत है। आप जैसे ही पूर्ण रोजगार वाली योजना बनाने लगेंगे तो आपको ऐसे लेबर इंटेंसिव की तरफ बढ़ना। अभी भी तो कुछ पॉलिसी है ना, जैसे मनरेगा का प्रोग्राम चलता है, तो उसमें नियम बना हुआ है कि भाई आप मशीन से काम नहीं कर। हालांकि बहुत जगह मनरेगा के नाम पर बिल बनवा लेते हैं और मशीन से भी काम करवा रहे हैं, लेकिन नियम पॉलिसी बनी हुई है कि भाई इस तरह से होगा। हमको याद आ रहा है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो बहुत सारे सामानों को रिजर्व कर दिया गया था कि इसको छोटे कॉटेज इंडस्ट्री या मतलब छोटे इंडस्ट्री में ही बनाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उस लिस्ट को कम किया गया। और अभी जो है जो एक और बात है कि जो मुनाफे देने वाले जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां थी, जैसे मान लीजिए होटल नहीं चल रहा था घाटे में, एक ज़माने में ये कहा गया कि भाई उसको बेच दिया जाए, तो बात थोड़ी देर के लिए समझ में आई। लेकिन जो नवरत्न कंपनियां हैं उसका शेयर्स बेचे जा रहे हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियां, अच्छा, जब एक सरकारी कंपनियों को बेचा जाता है तो उसके बारे में एक बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है
कि एक दो किसी जो एसेट्स होते हैं, जैसे ज़मीन है, मकान है या और भी है, उसमें दो वैल्यू होता है। एक बुक वैल्यू होता है जो कम होता है, और एक मार्केट वैल्यू होता है जो कई गुना ज़्यादा होता है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से असेसमेंट करके आप जब बेच देते हैं हिस्सा या कंपनी को, या कंपनी के एक बड़े हिस्से को कम दाम में, लेकिन एक्चुअल जो मार्केट प्राइस होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है। इसके थ्रू भी लूट हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर देखा गया है कि कॉरपोरेट्स का लोन माफ कर दिया, मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म इसे कहते हैं। कुछ इंडस्ट्री वालों को विशेष आप सहूलियत देते हैं और उसके माफ़ कर देते हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए किसानों का कभी कर्जा माफ़ करने की बात होगी तो बहुत शोर शराबा मचता है, और मान लिया खेती बर्बाद हो गई, कुछ हो गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि विकसित देशों के मतलब कर्जा भी तो आप बहुत बढ़ रहा है, तो उसको मान ही नहीं सकते हैं जब तक मतलब 80% लोग जब सरकार खुद ही कह रही है कि गरीबी रेखा से नीचे है, तो कैसे भी। सवाल कुछ इसी से जुड़ता है। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसे देखते हुए क्या यह नहीं लग रहा है कि फिर से देश को वैदिक युग की ओर धकेला जा रहा है? मनुस्मृति आधारित समाज व्यवस्था बनाने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। पाखंड, अंधविश्वास बढ़ाने वाली जो सक्रियता है वो बढ़ रही है, जो सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर कर रही है। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? क्या समाज और देश को उल्टी दिशा में फिर से ले जाया जा रहा है सर? देखिए, एक कहावत है ना, बंधा जल गंदा बहता निर्मल होए। तो पानी नदी का जैसे बहता रहता है तो निर्मल रहता है, क्योंकि सेल्फ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस उसमें चलता रहता है। जब रुक जाता है तो सहता है। उसी तरह से समाज के बारे में भी ये बात है कि समाज अगर गतिशील रहता है, उसके मतलब आप जैसे रोज नहाते हैं तो थोड़ा फुंसी नहीं होगा आप, नहीं तो अगर रोज सफाई नहीं करेंगे शरीर की, मलमूत्र का त्याग नहीं करेंगे, उसमें दिक्कत होगी, तो 10 तरह की व्याधियाँ बीमारियाँ आपको। समाज के साथ भी ऐसा होता है कि समाज सभ्यता का जो विकास होता है तो वो तभी होता है जब उसमें जो कमजोरियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। तो हजारों साल से संघर्ष चलता रहा भारत में, लेकिन बार बार ये करने की कोशिश हुई कि मनुस्मृति मनुस्मृति की तरह के ग्रंथ कई हैं यहाँ पर भारत में, और अलग अलग भाषाओं में कोशिश की गई एक ज़माने में मनुस्मृति को, जिसमें वर्णाश्रम को मजबूत करने की बात थी कि कुछ जातियों को श्रेष्ठ और कुछ जातियों को हीन या गुलाम बनाने की, स्त्रियों को छोटा करने की, लेकिन वो लागू हुआ नहीं। उसके खिलाफ संघर्ष चलता रहा, और जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, फिर उसमें भी कुछ ठहराव आए, और उसके खिलाफ भी वो कभी भी विस्तार हो जाएगा, इसलिए भी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि कैसे, लेकिन ये हुआ है। उसको पलटने की कोशिश होती है, मतलब जो और नदी की धारा को रोकने की, तालाब बनाने की कोशिश ये होती रहती है। आप देखते हैं कि मतलब इधर भी 5-6 साल में काफ़ी मतलब नाना काय कबीर देश के अलग अलग हिस्से में भक्ति आंदोलन की परंपरा चली, सूफी मूवमेंट चला,
ये विषमता के खिलाफ और उस तरह की कुरीतियों के खिलाफ का संघर्ष। अभी जो अगर कबीर जो बोल रहे थे, अगर कबीर आज जिंदा होते तो उनको तो पकड़ के गोली मार देते, त्रिशूल भोग देते कबीर। उस जमाने में चौक चौराहे पे जाके बनारस की गलियों में वो की बातें करते थे। और लेकिन अब उस बात को आज करने में, इसलिए कोशिश तो हो रही है, कोशिश ये हो रही है कि उसके नाम पर, उस परंपरा के नाम पर और वर्णाश्रम को और कट्टरता को और भेदभाव को रिस्टोर किया जाए, मतलब टिकाया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि चलेगा, क्योंकि चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन समाज अपने तरीके से आगे बढ़ता है। थोड़ा सा बीच में कभी कभी ठहराव आता है, और ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ है कि उसको उल्टी धारा में ले जाने की, लेकिन समाज की गति आगे बढ़ने की होती है। नदी को कितना रोकने की कोशिश कीजिएगा, तोड़ के निकल जाएगी, अपना रास्ता निकालेगी। इसलिए भारतीय समाज भी कट्टरपंथ में ज़्यादा दिन फंसेगा नहीं, ऐसा हमको लगता नहीं है। आप देख लीजिए कि जो लोग कट्टरपंथ के हिमायती हैं भारत में, वो जो विदेश जाते हैं तो उनको गांधी जी का और बुद्ध का नाम लेना, कबीर का नाम लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि उनका नाम नहीं ले सकते हैं कट्टरपंथी उन लोगों का, भले यहाँ चाहे जितना भी कर लें। और जो देश हम बगल में ही पाकिस्तान का उदाहरण सामने है, जहाँ कट्टरपंथ बहुत मजबूत चला और उस तरह के तानाशाही वाली सत्ता चलाने की कोशिश हुई, उस देश का क्या हाल है? अंदर से आर्थिक रूप से भी खोखला है और सामाजिक रूप में भी क्या स्थिति है, कंगाल हो गया है। सर, वर्णिका को अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।